Hi everyone, once again welcome back to my channel Learn Mathematics। आज के वीडियो में हम अपनी सीटैट पेपर 2 का लास्ट पीपीटी डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दिस इज सीटैट पेपर 2, जो कि हमारा क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके लिए होता है। और यहाँ पे हम आपको न सिर्फ सॉल्यूशन बताएंगे बट उसके साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे, यानी कि वो आंसर आया किस तरीके से। और ये दिसंबर 2019 का पेपर है जो अभी रिसेंटली हुआ था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56। Question number 56. Which of the following is a desirable practice in the context of teaching and learning of measurement of volume? यानी कि यहाँ पे आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिज़ायरेबल प्रैक्टिस क्या होगी अगर हम पढ़ा रहे हैं या फिर सीख रहे हैं वॉल्यूम को मेजर करना। किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए अगर मुझे किसी को सिखाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो होगी वो बच्चों के लिए क्या होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है बीइंग बाय राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, यानी कि आप ब्लैक बोर्ड पे क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिख देंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस। सेकेंड ऑप्शन है एनकरेज प्रिसाइज कैलकुलेशन राइट फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि आपको सारे बच्चों से को एनकरेज करना है कि वो शुरू से ही प्रिसाइज कैलकुलेशन करें, बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन करें। थर्ड जो ऑप्शन है वो है बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट टू द वॉल्यूम ऑफ 2D फिगर्स, यानी कि आप बच्चों को शुरुआत करेंगे 2D फिगर से वॉल्यूम को सिखाना, यानी कि पहले 2D फिगर का वॉल्यूम लेना उन्हें सिखाएंगे, फिर उसके बाद 3D स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन है एनकरेज स्टूडेंट टू फिगर आउट वेज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप जो है वो एनकरेज करेंगे सारे बच्चों को कि वो अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करें। ओके, यहाँ पे साफ और क्लियरली पता चल रहा है कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखने से जो है वो एक डिज़ायरेबल प्रैक्टिस नहीं होगी। उसके बाद प्रिसाइज कैलकुलेशन इज़ अ गुड थिंग, बट यहाँ पे जो है वो एक प्रैक्टिस की फॉर्म में ये ऑप्शन भी सही नहीं आएगा। एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो 2D फिगर से शुरुआत करना भी इतना बेटर ऑप्शन नहीं है। सो द फोर्थ ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि आप स्टूडेंट को वॉल्यूम कैलकुलेट करना सिखाएंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट का, तभी जो है वो वॉल्यूम को मेजर करना सीखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एनकरेज स्टूडेंट टू फिगर आउट वेज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। Okay, I hope it is clear to all. Let's move on to next question. Question number 57. Which of the following is not true according to Piaget's view of children's understanding of space? यानी कि 4 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पियागेट्स के अकॉर्डिंग अगर चिल्ड्रन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है स्पेस के बारे में वो क्या सही नहीं है। पियागेट्स ने अपने अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो स्पेस की अंडरस्टैंडिंग के बारे में स्टूडेंट की उन्होंने अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें दी हुई हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम कौन सी चीज़ें इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज़ सही नहीं है? सही नहीं है, ध्यान से देखिए, नॉट ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पे। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट ट्रू वाला ऑप्शन बता देते हैं, उसे टिक करके आ देते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ट्रू, यानी कि कौन सी चीज़ सही नहीं है। सो चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलोज अ डेफिनेट ऑर्डर, यानी कि ज्योमेट्रिक आइडियाज का जो है एक वो डेफिनेट ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडिया फॉलोज अ हिस्टोरिकल रादर देन अ लॉजिकल ऑर्डर, यानी कि हिस्टोरिकल ऑर्डर उसे फॉलो करना चाहिए ज्योमेट्रिक जितना भी चीज़ें होता है बजाय कि लॉजिकल ऑर्डर के। थर्ड जो है वो अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस इज फॉर्म्ड बाय चाइल्ड सेंसरी मोटर एक्सपीरियंस, यानी कि मोटर एक्सपीरियंस जो होता है अर्ली जो स्टार्टिंग में जो बच्चा सीखता है स्पेस के बारे में वो सेंसरी मोटर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सीखता है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट विजुअल एंड टेक्टाइल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्टिव स्पेस, यानी कि आपके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपका विजुअल का टेक्टाइल एक्सपीरियंसेस इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए फॉर प्रोजेक्टिव स्पेस की अंडरस्टैंडिंग के जानने के लिए। सो यहाँ पे जो है नहीं, जो सही नहीं है वो बताना है आपको। सो यहाँ पे सही जो है नहीं जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिक आइडियाज जो है वो एक हिस्टोरिकल ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, लॉजिकल नहीं।
सो मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि हर चीज़ लॉजिकली होती है, हिस्टोरिकल इतना कोई मैटर नहीं करता, कोई यहाँ पे स्कोप नहीं है हिस्टोरिकल का। सो यहाँ पे क्लियरली ऑप्शन देख के ही पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो पियागेट्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा। जिसने ये चीज़ें नहीं भी पढ़ी होगी पियागेट्स के बारे में, वो भी आई थिंक इसका आंसर दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक जनरल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। सो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलो अ हिस्टोरिकल रादर देन अ लॉजिकल ऑर्डर। यानी कि लॉजिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करना चाहिए, हिस्टोरिकल ऑर्डर फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू पियागेट्स, विच इज टोटली रॉन्ग। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, इफ -12 क्रॉस -3 + 20 डिवाइड बाई -4 -24 डिवाइड बाई 8 -16 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू -28 डिवाइड बाई 7 प्लस x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यहाँ पे आपको सिंपल सा एक इक्वेशन दे दी गई है और आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चारों ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 29, सेकेंड ऑप्शन है 39, थर्ड ऑप्शन है 46 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 47। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख दी, जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर। अब हम इसे 1 बाय 1 इनके स्टेप्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट जो है यहाँ पे कई सारे ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें जो ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ये जो आपका ये सिंपल ब्रैकेट्स होते हैं आपके, और ये बाकी जो सेकंड नंबर वाला ब्रैकेट है, इस वाले ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो हम ये भी कर सकते हैं, तो हम 1 बाय 1 चलेंगे। लाइक 12 इंटू 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने इसको इंडिविजुअली यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। और माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। प्लस का प्लस साइन आएगा। अब हम ब्रैकेट को देखेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे अगर हम -4 से, तो क्या आएगा -5, तो इसलिए यहाँ पे -5 हो गया। उसके बाद ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा +24, तो यहाँ हमने लिख दिया +24 और डिवाइडेड बाई 8, तो ये ब्रैकेट सॉल्व होकर यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ पे आप देखिए कि 16 को डिवाइड करेंगे -2 से, तो क्या आएगा हमारा -8, तो इसलिए -8। और ब्रैकेट के बाहर जो यहाँ पे ये माइनस का सिंबल है वो हमने यहाँ पे इसी तरीके से लिखा रहने दिया। नाउ उसके बाद हम मूव करते हैं =2 के बाद यहाँ पे 28 को डिवाइड करना है 7 से, तो कितना आएगा 7 4 जा 28, और माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा। सो इज इक्वल टू -4 और +x। सो आई होप ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद 36 को 36 क्या, फिर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये है -4 + 24 डिवाइड बाई 8, तो फिर अगेन हम बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन करते हैं। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो इसलिए -5 + 3 आ गया। यहाँ पे ये माइनस मिलके +8 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 + x एज इट इज़ हमने लिख दिया। 36 का 36, ये -5 + 3 कितना होगा -2 और +8 इज इक्वल टू -4 + x। अब ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बन गई है। जिस तरीके से हम x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमने ये सॉल्व करके 42 आया, इस 4 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ गए, तो ये +4 हो जाएगा, तो 42 + 4 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 46। सो 46 यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 पे, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू जो आएगी वो हमारी होगी 46। सो आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 58 का है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 46। सो ये देखिए, हमने इतना बड़ा जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लग रही थी उसको हमने इतना इजी वे में सॉल्व कर दिया। सो अगर 1 बाय 1 करके चलते जाएंगे तो आपकी कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। सो आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा, हमेशा सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इफ एन 8-digit नंबर 30x0867y is divisible by 88, then what is the value of 3x + 5। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर कोई 8-digit नंबर है, जो कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक 8-digit नंबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर 8-digit नंबर जो है वो 88 से डिविजिबल है, ये हमें ऑलरेडी बता रहा है क्वेश्चन में कि ये नंबर 88 से डिविजिबल है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है 3x + 5 की। चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 4, सेकंड ऑप्शन इज 5, थर्ड ऑप्शन इज 6 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 7। तो यहाँ पे चलिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 88। ये जो हमारा 8-digit नंबर है वो 88 से डिविजिबल है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर कोई भी नंबर 88 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी
वो नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए और 8 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि इसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये 88 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका डिविजिबिलिटी रूल विथ 8, यानी कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है ये। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8 के लिए, अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 के लिए उसका अलग रूल होता है। उसका क्या रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं उस नंबर के वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। सो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं या इस नंबर की बात करूं तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हैं, 6, 7 और y, यानी कि ये तीनों के तीनों नंबर इस तरह का होना चाहिए, ये y की वैल्यू इस तरह की होनी चाहिए कि वो 8 से डिविजिबल हो जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब मुझे खुद यहाँ पे इस तरह का कोई नंबर लेना पड़ेगा सो दैट ये 6, 7 जो भी आगे नंबर आएगा वो 8 से डिविजिबल हो जाए। सो हमने क्या किया कि हमने y की वैल्यू 2 पुट कर दी, यानी कि 6, 7, 2 बना दिया इसे। अब हम देखेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं है 8 से। तो 6, 7, 2 जो है वो डिविजिबल है 8 से। ओके, और एक चीज़ और है कि हम जो भी नंबर एज्यूम करते हैं वो हो सकता है कि 2 के आगे भी कोई नंबर हो जो कि 8 से डिविजिबल हो, बट जनरली हम जो नंबर लेते हैं वो हम मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। लाइक हमने 1 हमने लगाया सबसे पहले यहाँ पे, सो 1 जो है वो नहीं होगा, फिर हमने 2 लिया, 2 नहीं होता तो फिर हम 3 लेते हैं। सो मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। सो इसी तरह से मेरी यहाँ पे y की वैल्यू भी निकल गई, यानी कि y की वैल्यू तो मेरी ऑलरेडी आ गई यहाँ पे 2। अब हमारी वैल्यू रहती है x की। अब x के रूल की x की वैल्यू निकालने के लिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 को करेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, वो जो है जो भी आंसर आएगा इसको माइनस करने के बाद वो 11 से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, या फिर मल्टीपल होना चाहिए 11 का। ठीक है, सो अब हम इस डिजिट का हम देखते हैं ऑर्डर इवन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ऑड नंबर पे क्या है, यहाँ पीछे से स्टार्ट करते हैं हम 7, 8, x और 3, और इवन में क्या आएगा हमारा यहाँ पे 2, 6, 0 और 0। तो इन सब का हमने इसलिए हमने इसे एक ब्रैकेट में लिख दिया और बीच में माइनस था तो इसलिए माइनस कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। सो इसको और इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, ये 11 के इक्वल होना चाहिए या फिर मल्टीपल होना चाहिए 11 का। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 18 + x, इसको सॉल्व किया तो हमारा आया -8। सो इज इक्वल टू 11। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 18 + x - 8 इज इक्वल टू 11। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे। ये कितना होगा 18 और में से -8 गया तो बचा 10 + x इज इक्वल टू 11। सो x की वैल्यू कितनी है मेरी 11 - 10 इज इक्वल टू 1। तो मेरी y की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर निकल गई थी जो कि थी 2, और यहाँ से x की वैल्यू भी निकल गई मेरी जो कि है 1। अब हमें सिंपल इसकी वैल्यू निकालनी थी 3x + y की, तो हमने बस पुट कर दिया यहाँ पे 3x + y, x की जगह 1 पुट किया और y की जगह पे 2 पुट किया। सो 3 × 1 + 2 तो इज इक्वल टू 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो इसका मतलब मेरा जो इसकी वैल्यू है 3x + y की वैल्यू है वो है 5, और 5 कहाँ पे आता है, ऑप्शन नंबर 2 पे। सो दैट इज़ वाई द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59 इज़ ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ 5। सो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन हमारा सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल ही लगा। जिसको यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स पता होंगे वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली और बहुत आराम से कर लेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगेगा। सो जो 6 to 8 क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है वो ज़रूर बहुत थॉरली पढ़ लीजिए ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, और ये सारे रूल्स आपको ऑलरेडी NCERT बुक्स में दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन 60 and the last question of this paper and last question of this series. The value of, यहाँ पे भी आपको कुछ एक इक्वेशन दे दिया गया है, उसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे मिक्स नंबर में इक्वेशन दिया हुआ है और हमें इसे सॉल्व करके बताना है कि क्या आंसर है। सो मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ यहाँ पे -11 1/12, 11 1/12, 6 1/2, -6 1/2। सो ये तो हमारा सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम जैसा कि हमेशा करते हैं क्वेश्चन हम लिख लेंगे, उसके बाद हम 1 by 1 स्टेप्स सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि कभी भी मिक्स नंबर में अगर कोई भी नंबर होता है, आपका सबसे पहला काम जो होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना, यानी कि नॉर्मल p/q फॉर्म में लिखना। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, जो भी यहाँ बीच में दिया हुआ है 3 6 18, 18 + 2 20, 20/3, तो 6 2 3 को हम इस तरीके से लिख देंगे 20/3। सिमिलरली ये कितना होगा 2 2 4, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये ऊपर वाला डिजिट जो है वो इसमें प्लस करना है। सो ये कितना होगा आपका
ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, 15/4। ये कितना होगा आपका 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका है ये होगा आपका 5/2। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में दिया हुआ है, अगर मैं इसे अब यहाँ नीचे सोचेंगे, यहाँ ऊपर हमने 5/2 होना चाहिए था, लेकिन हमने लिखा हुआ है 2/5। ये 2/5 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ देखिए आपने हमने डिवाइड के सिंबल हटा के मल्टीप्लाई कर दिया। तो कभी भी अगर हम डिवाइड का सिंबल हटा के मल्टीप्लाई में करेंगे तो जो भी मेरी यहाँ डिजिट होगी वो उल्टी हो जाएगी, यानी कि ऑपोजिट हो जाएगी। सो 5/2 की जगह हम सब क्या लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे। बाकी ये तो मल्टीप्लाई में ही था तो इसलिए 15/4 लिखा, ये माइनस में था इसे भी सेम लिखेंगे, बाकी सब जगह सेम रहेगा। सो हमने मिक्स नंबर को हर जगह सॉल्व कर दिया। सो यहाँ आया 20/3 इंटू 2/5 इंटू 15/4 माइनस 11/2 इंटू 17/4 प्लस 5/3, और यहाँ ब्रैकेट में जो चीज़ आपको दी है वो ऑलरेडी वैसे ही लिखी हुई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए और इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मल्टीप्लाई में उसको आपस में कैंसिल कर देंगे। लाइक जैसे ये 5 4 जा 20 हुआ। ठीक है। ये 3 यहाँ पे कट जाएगा, 3 आपका हो जाएगा 3 5 जा 15, ये 2 से 2 2 2 जा 4 कट जाएगा आपका। सो जो जो चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो रही है वो सारी की सारी कट जाएंगी। यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा। सो जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही थी वो हमने यहाँ पे सब कैंसिल कर दी, और उसके बाद इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ बचा 20/2 माइनस 187/8 प्लस 5/3, और ब्रैकेट के अंदर बचा हमारा 7/8 प्लस 1/2। ओके। ये 1/2 कैसे बचेगा मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। 3 से 3 कट गया, यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 यहाँ से 1/2 बचा, और यहाँ से 7/8। तो इसलिए ये चीज़ है। सिमिलरली इसको भी आप पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताइए, मैं आपको समझाऊंगी और इजी वे में या और बेसिक तरीके से। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ब्रैकेट सॉल्व करके इन दोनों का एलसीएम लेके करेंगे तो यह आ जाएगा 11/8। बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 11 जा 55 और 8 3 जा 24। अब हमारा क्या करेंगे, ये माइनस में आ गया और ये प्लस में आ गया, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम आता है 24। एलसीएम करके इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 240 माइनस 561 प्लस 55। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 266/24। इसमें से कैंसिल करेंगे, यानी कि जिससे डिवाइड हो रहा है ये नंबर, तो आएगा माइनस 133/12। इससे ज़्यादा अब ये और कैंसिल नहीं हो सकता। और क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे ऑप्शंस जितने भी हैं वो सारे के सारे मिक्स नंबर में हैं। सो मिक्स नंबर का मतलब ये हुआ कि आपको आंसर्स भी मिक्स नंबर में लेकर आना पड़ेगा। चाहे तो आप ये आंसर भी छोड़ सकते थे, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिक्स नंबर में है तो आप सोचेंगे हमने तो सही किया लेकिन आंसर तो कुछ और आ रहा है, तो आप इसको मिक्स नंबर में कर देंगे। मिक्स नंबर में करने के लिए क्या करेंगे, आप 12 को डिवाइड करेंगे 133 से। सो 12 11 जा जो है वो होता है 132, तो इसलिए 12 इंटू 11 जा 132, और कितना बचा 133 होने में एक बचा, तो वो एक हमने यहाँ लिख दिया। हम इसी तरीके से तो कर रहे थे यहाँ पे सॉल्व, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे और जो भी ऊपर था उसको ऐड कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर भी ये करेंगे 12 11 जा 132 प्लस 1 133, तो 133/12 आ गया यहाँ पे। सो इस तरीके से हमने जो है वो सेम आंसर हमारा आ गया माइनस 11 1/12। अब माइनस 11 1/12 यहाँ पे दो जगह, इधर भी है फर्स्ट ऑप्शन भी और सेकेंड ऑप्शन भी है। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो है वो गलती कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन सही करके आएंगे लेकिन सिर्फ सिंबल के चक्कर में पूरा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है आंसर जो है हमारा वो माइनस में है, और माइनस ऑप्शन जो है वो है 1 में। ठीक है। सो आपको सिंबल का ध्यान भी बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो माइनस का साइन का ध्यान आपको यहाँ पे रखना है और सही आंसर में टिक करना है। सो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो कि है माइनस 11 1/12। सो 1 बाई 1 अगर आप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं होगी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट की, उनके साथ शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन आएगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलेंगे और आप उन्हें देख पाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।